न्यूक्लियर डील को लेकर के वार्ता थी, वो बिना किसी कंक्लूजन के वहां कल समाप्त होती हुई नजर आई है। साथ ही रशिया यूक्रेन पीस डील की जो वार्ता है, वहां भी कोई कंक्लूजन निकलता हुआ नजर नहीं आया। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जो प्रेशियस मेटल है वो फिर एक बार निचले स्तरों पर सपोर्ट जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अब यहाँ पे जो गिरावट, जो शार्प डिक्लाइन हमने कीमतों में देखा था, कहीं ना कहीं वो गिरावट यहाँ पे अब रुकती हुई नजर आ रही है। ओके सर, यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशन के बारे में हम लंबे सेशन से बातचीत कर रहे हैं। आपने बोला कि जो शांति वार्ता की बात थी उसमें उस पे भी कोई कंक्लूजन आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स इन्वेस्टर्स हैं जिनका क्वेश्चन है अब ये कि अगर यहाँ पर वॉर सिचुएशन क्रिएट होती है या फिर ऐसी स्थिति आगे आने वाले फ्यूचर में हम देखते हैं, तो ऐसे में क्या हमें जो प्रीशियस मेटल्स हैं वहाँ पर वो एक शार्प स्पाइक देता हुआ नजर आएगा? देखिए, यहाँ पे बिल्कुल जो प्रीशियस मेटल्स जो है वो हमेशा ही सेफ हेवन के रूप में देखे जाते हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो यूएस और ईरान के बीच में फिर एक बार टेंशन जो इमर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो सेफ हेवन अपील जो कमजोर पड़ती हुई नजर आई थी, वो फिर एक बार यहाँ पे स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। तो अगर यहाँ पे टेंशन जो है वो एस्केलेट होते हैं, तो यहाँ पे जो पूरा जो मध्य पूर्व है वहाँ पे जो है एक वॉर लाइक सिचुएशन निर्मित हो सकती है। और न सिर्फ यहाँ पे यूएस और ईरान, बल्कि मध्य पूर्व के और भी कुछ देशों का जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो सेफ हेवन बाइंग है सोने और चांदी की, वो मजबूत होती हुई नजर आएगी। और सोना और चांदी यहाँ पे फिर एक बार जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल को पार कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि सोना इंटरनेशनल मार्केट में $5,122 प्रति ट्राई आउंस और भारतीय बाजारों में लगभग 1,57,800 के आसपास रेजिस्टेंस दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर यहाँ पे वॉर की सिचुएशन निर्मित होती है, टेंशन एस्केलेट होते हैं, तो सोना फिर इस रेजिस्टेंस लेवल को पार करके अपने अगले पड़ाव की ओर 5,220 से $5,400 की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो उस केस में भारतीय बाजारों में कीमतों को हम फिर एक बार 1,60,600 से 1,63,000 तक जाते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे सेंटिमेंट जो है वो काफी फिर से एक बार जो है सपोर्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं प्रीशियस मेटल के लिए। वहीं अगर चांदी की बात करें, तो यहाँ भी एक जो रेजिस्टेंस है वो $80.40 का इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 2,55,500 पर यहाँ एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। मार्केट अगर ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो फिर हमारा मानना है कि कीमतें 88 से $92 तक एक बार इंटरनेशनल मार्केट में जा सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में फिर से कीमतें जो है वो 2,80,000 से 2,88,000 तक के जो स्तर है वो टेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से अगर ये वॉर की सिचुएशन निर्मित होती है, टेंशन एस्केलेट होते हैं, तो वो सोने चांदी के लिए यहाँ पे एक पॉजिटिव फैक्टर का काम करते हुए नजर आएंगे। ओके सर, हमने देखा कि जब से ये साल की शुरुआत हुई है सिल्वर के प्राइसेस ने जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया है। रातों रात जिस तरीके से यहाँ पर हमने डिक्लाइन आते हुए देखा, उसके बाद से जो स्थिति है बिल्कुल भी स्टेबल नज़र नहीं आ रही है। हालांकि हमने 25 में तो देखा था कि प्राइसेस लगातार अपसाइड जा रहे थे, तो वो एक साइकोलॉजिकल पैटर्न जो था वो सिल्वर के रिगार्डिंग जो है लोगों के मन में सेट हो गया था कि अब तो जो है सिल्वर इसी तरीके से हमें रैली दिखाती हुई नजर आएगी। लेकिन अब जिस तरीके से जो प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, फिर ओवन रिकवरी वहाँ से शुरू हो जाती है, तो सेटलमेंट बन नहीं पा रहा है सर। आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या ऐसी स्थिति में जो गोल्ड है उसको हम देखते हैं एक रेंज में हमें नजर आ रहा है, क्या आगे के लिए भी जो गोल्ड है वो ज्यादा स्टेबल लग रहा है आपको? देखिए, यहाँ पे गोल्ड हमेशा से ही सिल्वर के मुकाबले एक स्टेबल हम कह सकते हैं कि मेटल रहा है। और चांदी के साथ में यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल मेटल का भी जो एक फैक्टर वो एसोसिएट रहता है, तो उसके चलते हम चांदी में वोलेटिलिटी ज्यादा देखते हैं। तो निश्चित रूप से गोल्ड यहाँ पे चांदी के मुकाबले स्टेबल रहेगा और आने वाले समय में भी वहां पे स्टेबिलिटी जो है चांदी के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलेगी। सिल्वर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल भी एक जो है ये प्रीशियस मेटल के साथ में होता है, तो उसके चलते हमने देखा है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी जो है वो ज्यादा देखने को मिली है। और फरवरी में हमने जिस तरह से इंडस्ट्रियल मेटल्स में गिरावट आते हुए देखी थी, कॉपर की कीमतें लगभग $14,500 से फिर एक बार करेक्ट होकर के लगभग 12,500 के स्तर पर आती हुई नजर आई। और बाकी इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी दबाव था, तो वहां पे हमने चांदी में भी प्रेशर बनते हुए देखा। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में फिर एक बार मजबूती देखने को मिल रही है, जो फेड के रेट कट की जो उम्मीदें हैं वो कमजोर पड़ती हुई नजर आई है,
जैसा कि एफओएमसी ने अपने जनवरी मंथ के जो मीटिंग मिनट्स यहाँ पे जारी किए और उसमें मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो ब्याज दरों को यथावत रखने के पक्ष में नजर आए। तो ऐसे में यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है उनमें एक दबाव की स्थिति निर्मित होती हुई नजर आई और उसका साफ तौर पर असर जो है चांदी में देखने को मिला। क्योंकि चांदी की कीमतों में हमने बढ़त भी यहाँ पे सोने से ज्यादा देखी थी, तो वहां पे जी। मुनाफा वसूली भी जो है ज्यादा तेजी से आती हुई नजर आई। तो वॉलेटिलिटी सिल्वर में यहाँ आगे भी बनी रहेगी और निश्चित रूप से गोल्ड यहाँ पे चांदी के मुकाबले ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाता हुआ नजर आएगा। ओके, यहाँ पर आपने सर फेड रेट कट की बात करी है और आने वाले महीने में देखें जो नए फेड चेयरमैन हैं केविन वॉश, उनका कार्यकाल भी शुरू होने वाला है। अब ऐसी स्थिति में अगर आगे आने वाले समय में हम देखें, क्योंकि उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने वहाँ पर उनको प्लेस करवाया है, तो बहुत ही ऑब्वियस है कि उन्हीं के पक्ष में जो है वो आगे के सारे फैसले हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर फेड रेट कट अगर डिले होता है तो क्या गोल्ड का जो अपसाइड है वो यहाँ पर लिमिटेड होता हुआ नजर आएगा? देखिए यहाँ पे जो न्यू फेड चेयरमैन के रूप में जो केविन वॉश को यूएस प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है, तो वो एक वहाँ पे सख्त एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपनी पहचान रखते हैं और उसी के चलते हमने सोने और चांदी में वहाँ पे शार्प जो है नेगेटिव रिएक्शन आते हुए देखा था जब यूएस फेड के रूप में केविन वॉश का नॉमिनेशन हुआ था। लेकिन जी। यहाँ पे वर्तमान में जो यूएस की इकोनॉमी की स्थिति को देखते हुए शायद केविन वॉर्स जो है जितना हॉकिश उनको माना जाता है उतने नजर नहीं आए, क्योंकि जो यूएस प्रेसिडेंट है वो बार बार वहां पे ब्याज दरों में कटौती करने की पैरवी कर रहे हैं और ऐसे में यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से नॉमिनेट किए गए व्यक्ति वहां पे उतने ज्यादा हॉकिश रहेंगे इसकी संभावना कम नजर आती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज यह भी देखनी होगी कि जो यूएस की जो इकोनॉमी है उसको देखते हुए ही यहाँ पर फेड के जो निर्णय है वो आते हुए नजर आएंगे। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे हमारा मानना है कि एक कंसोलिडेशन जो है ओवरऑल प्रेशियस मेटल में देखने को मिलेगा। लेकिन न्यू फेड चेयरमैन के यहाँ पे आने के बाद ये संभावना बिल्कुल बरकरार रहेगी कि ब्याज दरों में कटौती फेड की तरफ से देखने को मिले, क्योंकि यूएस की जो इकोनॉमी है और जिस तरह से हम वहां पर टैरिफ ड्रिवन जो इन्फ्लेशन देख रहे हैं, तो कहीं ना जी। कहीं यूएस चाहेगा कि जो उनकी जो इकोनॉमी है वो ट्रैक पे बनी रहे। तो उसको देखते हुए वहां पे ब्याज दरों में कटौती की संभावना बरकरार रहेगी वर्ष 2026 में। और हमारा मानना है कि जो नए चेयरमैन आएंगे वो कम से कम 2 रेट कट और मैक्सिमम वहां पे 3 भी जो है रेट कट और वहां देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि एटलीस्ट 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट जो वर्ष 2026 में होते हुए नजर आएंगे नए फेड चेयरमैन के आने के बाद भी। तो वो कहीं ना कहीं सोने और चांदी की कीमतों के लिए वहां पे सपोर्ट का काम करें। ओके, यहाँ पर हमने बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रीजंस देखे, बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जो कि सोने चांदी दोनों के ही प्राइसेस को फैक्टर इन करते हुए नजर आए थे। सर, दोनों के ही डिमांड के नज़रिए से भी हम जानना चाहेंगे कि 2026 में आप गोल्ड और सिल्वर की जो मार्केट डिमांड है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले गोल्ड पर आपका नज़रिया जानना चाहेंगे। हमने देखा कि सेंट्रल बैंक की तरफ से, आरबीआई की तरफ से लगातार गोल्ड की परचेजिंग बढ़ती हुई नजर आई है। अब ऐसे में अगर आगे जाकर आरबीआई इस चीज़ को स्लो डाउन करता है, तो क्या मार्केट डिमांड जो है वो आगे जाके उसमें कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए यहाँ पे जहां तक सोने की डिमांड का सवाल है तो निश्चित रूप से बरकरार रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है वो लगातार ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते सोने में अपनी खरीदारी कर रहे हैं और आगे भी ये ट्रेंड जारी रहेगा। अभी हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है उसमें हम देख रहे हैं कि काफी समय के बाद जो यूएस डॉलर का जो रेशियो है वो घट करके अब सोने से कम हो गया है। तो ये इंडिकेट करता है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है और जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है वो लगातार वहां पे सेफ हेवन असेट के रूप में सोने को प्रेफरेंस दे रहे हैं डॉलर के मुकाबले। तो जो डीबेसमेंट की जो बात हो रही है करेंसी डीबेसमेंट की, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि सोने के ऊपर भरोसा यहाँ पे लगातार कायम है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बाइंग निश्चित रूप से बरकरार रहेगी। साथ ही हम देख रहे हैं कि जो एचएनआई इन्वेस्टर्स अभी तक वहां पे सोने को अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करते थे, वह भी अब यहाँ तेजी से अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं और वहां कहीं ना कहीं उनके पोर्टफोलियो में अब सोने को हम जो है वहां पे स्थान देते हुए दिख रहे हैं। साथ ही यहाँ पे जो छोटे निवेशक है वो ईटीएफ के माध्यम से यहाँ पे लगातार जो है अपनी खरीदारी कर रहे हैं और उसी के चलते हमने देखा कि भारतीय इतिहास में पहली बार जनवरी महीने में गोल्ड ईटीएफ का जो निवेश है वो इक्विटी के मंथली निवेश को भी पार करता हुआ नजर आया और हमने वहां पे 24,040 करोड़ का नेट इनफ्लो गोल्ड ईटीएफ में वर्ष 2026 के जनवरी महीने में आते हुए देखा।
तो हमारा मानना है कि सोने की जो डिमांड है वहाँ पे कंसिस्टेंसी बनी रहेगी आने वाले समय में, और निश्चित रूप से जो इनफ्लो अभी हम देख रहे हैं वो यहाँ पे वर्ष 2026 में बरकरार रहना चाहिए, लुकिंग टू द ग्लोबल अनसर्टेनिटी। ओके सर, सिल्वर की डिमांड पर भी आपका एक नज़रिया जानना चाहेंगे क्योंकि सिल्वर की जब से प्राइसेस स्पाइक हुए सबका यही मानना था कि इंडस्ट्रीज़ में अगर इतना महंगा सिल्वर लगेगा तो बाय प्रोडक्ट भी जो है हमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव मिलेगा। अब ऐसे में क्या हमें दूसरे ऐसा मेटल है जो कि उसको रिप्लेस करता हुआ नज़र आएगा या फिर ये जो प्राइसेस हैं वो आगे आने वाले डिमांड को भी इफ़ेक्ट करेंगे? देखिए यहाँ पे चांदी, जहाँ तक रिप्लेसमेंट का सवाल है तो अभी ऐसा कोई इंडस्ट्रियल मेटल है नहीं जो सिल्वर को पूरी तरह से रिप्लेस कर दे, क्योंकि सिल्वर का जो यहाँ पे जिस तरह से उसको हम एक पावर कंडक्टिविटी के रूप में देखते हैं तो वो सबसे जो बेहतर अपनी कंडक्टिविटी के चलते वहाँ पे अपनी डिमांड जो लगातार बढ़ा रहा है। जिस तरह से हम यहाँ पे चाहे वो सोलर इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री हो, या बड़े रूप में हम जो डेटा सेंटर का एक्सपांशन देख रहे हैं, तो इन सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के चलते जो डिमांड है सिल्वर की वो लंबी अवधि तक बरकरार रहेगी। चूंकि हमने यहाँ पे प्राइजेस में एक शार्प जो है रैली आते हुए देखी थी वर्ष 2025 और 26 की शुरुआत में, तो उसके चलते हमने एक वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चलते और जो न्यू फेड चेयरमैन के नॉमिनेशन के चलते शार्प रिएक्शन देखा था। लेकिन हमारा मानना है कि जो चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड है वो बरकरार रहेगी, और जो फंडामेंटल्स है वहाँ पे कोई बदलाव है नहीं। एक शार्प रैली के बाद हमने करेक्शन देखा है, उसके चलते वॉलेटिलिटी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। सिल्वर यहाँ पे नेट डेफिसिट वाला मटेरियल है, और जिस तरह से यहाँ पे औद्योगिक डिमांड जो है वो चांदी की देखने को मिल रही है, तो आगे भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डेफिसिट है वो वर्ष 2026 में भी बरकरार रहेगा। तो हमारा मानना है कि सिल्वर में वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, लेकिन जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो बरकरार रहेगी। डाउनसाइड हमारा मानना है कि यहाँ पे $60 जो है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चांदी के लिए वर्ष 2026 में बना रहेगा। अपसाइड में अभी भी कीमतें $100 तक जाने का पोटेंशियल यहाँ पे रखती है, लुकिंग टू द इंडस्ट्रियल डिमांड। तो वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन डिमांड मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभावित होती हुई नजर आएगी। जहां तक सोलार इंडस्ट्री का सवाल है, तो वहां पे चांदी की कीमत अगर $120 के पार निकलती है तो कहीं ना कहीं फिर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इम्पैक्ट होती हुई नजर आएगी। तो अभी वह केस है नहीं, इसलिए यहाँ पे डिमांड बरकरार रहेगी, लेकिन वॉलेटिलिटी भी यहाँ पे निश्चित रूप से बनी रहेगी पूरे वर्ष के दरमियान। ओके। आगे जो है हम क्या कुछ स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेकर के, किन रेट्स पे आपको खरीदारी करनी चाहिए, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जितने भी हमारे दर्शक हमें देखना शुरू कर चुके हैं, यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए पोल पर एक क्वेश्चन लगा हुआ है जहाँ पर जाकर के आपको वोट करना है। क्वेश्चन है, गोल्ड सिल्वर रैली आपकी स्ट्रैटेजी इस दौरान क्या होनी चाहिए? रैली में बाय करेंगे, करेक्शन का इंतजार करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेड करेंगे, फिर लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे? यहाँ पर जाकर के आप लोग अपने वोटिंग को कंटिन्यू कीजिए। हम यहाँ पर सर से और जान लेते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो किन लेवल्स को कंसीडर करके चला जाए। सर, जब गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन आया तो सभी के मन में ये बात थी क्या खरीदारी करनी चाहिए? सबसे पहले तो सिल्वर को लेकर के हम आपसे जानना चाहेंगे सर, अगर यहाँ पर सिल्वर खरीदना है तो किन रेट्स को कंसीडर करके चलें? देखिए यहाँ पे सोना और चांदी दोनों ही प्रीशियस मेटल्स है, और लंबी अवधि में दोनों ही जो मेटल्स का जो नेचर है वो वहाँ पे बेहतर रिटर्न्स देने का ही रहा है। और सोना जो है वो निश्चित रूप से यहाँ पे बाकी एसेट क्लास को लंबी अवधि में बीट करता हुआ नजर आया है। चांदी में हमने कीमतों में एक बड़ी यहाँ पे रैली दिखाते हुए देखा था वर्ष 2025 के दरमियान, और 26 के शुरुआती महीने में भी वहाँ पे जो रैली है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आई। तो अब ऐसे में यहाँ पे निवेशकों के मन में एक ये चिंता बनी हुई है कि ऊपरी लेवल से इतने करेक्शन आने के बाद अब इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो चांदी के जो फंडामेंटल्स है लंबी अवधि के, वहां कोई बदलाव है नहीं। छोटे निवेशकों को यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट के बजाय एसआईपी के रूप में निवेश का यहाँ पे नजरिया रखना चाहिए। और हमारा मानना है कि चांदी में 2,20,000 से 1,90,000 का जो रेंज है वो निवेश के लिए काफी बेहतर रेंज है। तो जब भी यहाँ पे प्राइजेस में करेक्शन आते हैं, डिप्स में बाय करने की रणनीति रखें, और बेहतर होगा कि एसआईपी के रूप में निवेश करें। हमारा मानना है कि वर्ष 2026 के आखिर तक कीमतें फिर एक बार इंटरनेशनल मार्केट में $100 और भारतीय बाजारों में लगभग 2,85,000 से 2,90,000 तक के स्तर को टेस्ट कर सकती है। लंबी अवधि का ट्रेंड वहां और भी मजबूत है, लेकिन वर्ष 2026 के दरमियान चूंकि हमने इतनी ऑलरेडी वहां पे रैली आते हुए देखी थी, तो ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस बने रहेंगे।
लेकिन $100 अभी भी जाने का पोटेंशियल नजर आता है और भारतीय बाजारों में लगभग 2,85,000 से 2,90,000। तो डिप्स में बाय करने की रणनीति रखें और जो छोटे निवेशक है वो एसआईपी के रूप में यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे सर गोल्ड जो है वो जितने भी हमारे भारतीय फेवरेट रहा है और अभी जो है वेडिंग सीजन भी चल रहा है और आने वाले सर दिवाली का जो खरीदारी है उसके लिए अभी से प्लानिंग लोगों की चल रही है, तो उनको ये जानना है कि 2026 तक जो है हमें प्राइसेस कहाँ तक टच करते हुए नजर आएंगे और इस समय जो है कहाँ पर हम जो है वो प्राइसेस को देख करके सोना खरीदें। देखिए सोना जो है एक काफी स्टेबल रहने वाली जो है हम कह सकते हैं कि मेटल रहा है और सोने को कमोडिटी के बजाय करेंसी के रूप में ज्यादा बेहतर रूप में जाना जाता है और सोना हमेशा आपके पोर्टफोलियो में एक निश्चित स्थान के रूप में होना चाहिए और हम यहाँ पे लगातार ग्लोबल अनसर्टेनिटी को देखते हुए हमारे निवेशकों को ये बता रहे हैं कि वहां पे अपने पोर्टफोलियो में प्रीशियस मेटल को कम से कम 15 से 20% का स्थान दें। तो सोने में निश्चित रूप से निवेश होना चाहिए। एसआईपी के रूप में निवेश करें। हमारा मानना है कि वर्ष 2026 में सोना जो है इंटरनेशनल मार्केट में लगभग $6,000 प्रति ट्राई आउंस और भारतीय बाजारों में 2 लाख के स्तर को फिर एक बार छू सकता है। तो सोने के जो फंडामेंटल है वो चांदी के मुकाबले काफी मजबूत है। एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा कि मैंने शो की शुरुआत में बताया था कि $5,122 इंटरनेशनल मार्केट में और लगभग 1,57,800 भारतीय बाजारों में बना हुआ है। ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होने पर सोने में फिर एक बार यहाँ पे फ्रेश रैली जो है वो देखने को मिलेगी। जो प्रीवियस हाई है लगभग 5650 के आसपास के, वह जब यहाँ पे ब्रीच करेगा सोना तो फिर हम $6,000 तक भी वहां पे रैली को होते हुए देखेंगे। तो ओवरऑल फंडामेंटल सोने के काफी मजबूत है। यहाँ भी डाउन साइड में हमारा मानना है कि 4,880 से $4,770 का जो रेंज है वो एक काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस जोन जो है इंटरनेशनल मार्केट में बना हुआ है और भारतीय बाजारों में यहाँ पे 1,51,000 से 1,47,700 का जो रेंज है वो एक मजबूत सपोर्ट जोन है। तो जब भी मार्केट में डिप्स आते हैं सपोर्ट रेंज में आप वहां पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं और जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो एसआईपी के रूप में निवेशित रहें। आगे का यहाँ पे जो लंबी अवधि का ट्रेंड है अभी भी पॉजिटिव है। इवन प्रीवियस भी अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे पिछले 25 वर्षों का तो सोने ने बाकी सारे असेट क्लास को वहां पे सीएजीआर इन टर्म्स ऑफ सीएजीआर रिटर्न्स जो है वो बीट किया है। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी सोने का पॉजिटिव लगता है। जो छोटे टाइम के लिए निवेश करना चाहते हैं डिप्स में जो सपोर्ट जोन हमने बताया उसमें एक्यूमुलेट करें और जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो वहां पे एसआईपी के रूप में अपना निवेश जो है वो जारी रखें। ट्रेंड अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव बना रहेगा। ओके, यहाँ पर आपको पता चल गया है अब कि अगर आपको खरीदारी करनी है तो किन लेवल्स को आप कंसीडर करके चल सकते हैं। खास ही खास सोने में जो है वो प्राइसेस हमें कहाँ तक टच करते हुए नजर आ सकते हैं। सर जब यहाँ पर हमने देखा कि गिरावट आई तो उस टाइम बहुत सारे लोग परेशान थे जिनके पास ईटीएफ था। ईटीएफ में भी जो है लोगों को भारी नुकसान हुआ है। अब ऐसे में हम समझना चाहेंगे कि जो प्राइसेस बाउंस बैक कर रहे हैं यहाँ से, तो ये निकलने का मौका है या फिर नई खरीदारी का मौका है? देखिए यहाँ पे जहां तक सोने के ईटीएफ की मैं बात करूं तो ऊपरी लेवल से कीमतें लगभग वहां पे 14 से 15% करेक्ट होती हुई नजर आई है। अगर सोने के ईटीएफ की बात करें तो जब भी कोई असेट क्लास जब वहां पे 100% तक के रिटर्न देता है और उसमें अगर 15-20% के करेक्शन होते हैं तो वो एक बुल साइकिल में नॉर्मल करेक्शन के रूप में देखा जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो लंबी अवधि के फंडामेंटल्स है वो अभी भी इंटैक्ट है और ये जो करेक्शन था ये एक बड़ी रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग के रूप में देखने को मिला था। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे निवेशित रहना चाहिए। डिप्स आते हैं तो वहां पे एक्यूमुलेट करें। गोल्ड में अभी भी जो लंबी अवधि का ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव बना हुआ है। जहां तक सिल्वर का सवाल है तो वहां पे वॉलेटिलिटी रहेगी क्योंकि सिल्वर जो है वो प्रीशियस मेटल के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो जिस तरह से यहाँ पे डॉलर की मजबूती या फेड रेट कट की अनसर्टेनिटी ये जो तात्कालिक कारण निर्मित होते हैं तो उसके चलते इंडस्ट्रियल मेटल में प्रेशर होता है, उसका असर चांदी पे देखने को मिलता है। लेकिन चांदी के भी फंडामेंटल्स में अभी कोई बड़ा बदलाव हुआ नहीं। डेफिसिट वाला मटेरियल है। जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो लगातार बनी हुई है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिमांड भी जो है लगातार मजबूत होती हुई नजर आ रही है। तो अगर सिल्वर के ईटीएफ में भी आपने निवेश किया है तो वहां पे बने रहना चाहिए और कोई भी करेक्शन 10 से 15% का वर्तमान लेवल से आता है तो उसको फिर एक निवेश की अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए। हमारा मानना है कि लंबी अवधि में सिल्वर भी वहां पे आपको पॉजिटिव रिटर्न बनाकर देगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर 1 से 2 साल के नजरिए से अगर आप निवेश कर रहे हैं तो सिल्वर की बजाय आपको वहां पे गोल्ड में प्रेफरेंस देना चाहिए।
गोल्ड के फंडामेंटल सिल्वर के मुकाबले वर्तमान परिदृश्य में ज़्यादा मजबूत नज़र आते हैं और शॉर्ट टर्म में जो रिटर्न है सोने में ज़्यादा देखने को मिलेंगे चांदी के मुकाबले। चलिए ठीक है सर, यहाँ पर थोड़ा-सा हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के नज़रिए से अगर बात करें तो आपके नज़रिए से सर गोल्ड ईटीएफ ज़्यादा आपको बेहतर लगता है या फिर फिजिकल गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेहतर है? देखिए यहाँ पे जो भी जो निवेशक है उनके निवेश का जो होराइजन या उनका गोल क्या है वो उसको ध्यान में रखते हुए उनको निवेश करना चाहिए। अगर सोना वो अपने कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, जैसे कोई घर में मांगलिक कार्य है या वैवाहिक कोई वहाँ पे कार्यक्रम है परिवार में, तो उसके लिए तो फिर उनको फिजिकल गोल्ड ही लेना चाहिए। लेकिन अगर आप प्योरली निवेश के लिए देख रहे हैं तो फिर आप वहाँ पे ईटीएफ को प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो आपको उसको डीमैट में होल्ड करने की सुविधा रहती है, दूसरा आपको वहाँ पे जो जीएसटी है वो आपको बच जाता है, तीसरा आपको वहाँ पे जो मेकिंग चार्जेस होता है उसकी भी बचत होती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, ईज ऑफ होल्डिंग को देखते हुए ईटीएफ को वहाँ पे प्रेफरेंस देना चाहिए फिजिकल के मुकाबले। तो ये डिपेंड करता है कि उनका होराइजन और गोल क्या है निवेश का, उसके हिसाब से उनको विकल्प चुनना चाहिए। अगर कंजम्पशन के लिए लेना है तो फिर फिजिकल गोल्ड वहाँ पे ले सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना टाइम फ्रेम देखकर ज़रूर चलिए कि आपको किस नज़रिए से जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। उस अकॉर्डिंग आप इन दोनों ऑप्शंस में से कुछ भी पिक कर सकते हैं। सर 2025 में हमने देखा कि सिल्वर ने शानदार रिटर्न दिए थे और साथ ही साथ गोल्ड में भी अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिले थे। तो क्या ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा? देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म के ट्रेंड की बात करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। जिस तरह से हम यहाँ पे जो न्यूज़ फ्लो देख रहे हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो या फेडरल रिजर्व्स की तरफ से ब्याज दरों को लेकर के अनसर्टेनिटी हो या यूएस प्रेसिडेंट का वहाँ पे पॉलिसीज को लेकर के बार-बार जो है अपने बयान वहाँ पे देना हो, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए शॉर्ट टर्म में मार्केट जो है काफ़ी अनसर्टेनिटी दिखाते हुए नज़र आए हैं और वोलेटाइल भी रहे हैं। लेकिन लंबी अवधि का जो ट्रेंड है निश्चित रूप से सोने और चांदी का वो मजबूत है। जो वर्ष 2025 के दरमियान हमने रिटर्न सोने और चांदी में बनते हुए देखे थे, उतने रिटर्न अभी शॉर्ट टर्म में यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ट्रेंड मजबूती का है, पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पे आने वाले समय में भी बनते रहेंगे। लेकिन कोई भी जो प्रीवियस जो परफॉर्मेंस है उसको बेंचमार्क मान करके निवेशकों को निवेश नहीं करना चाहिए कि गत वर्ष में अगर वहाँ पे 170% चांदी ने रिटर्न दिए तो इस वर्ष में भी बना करके दे देगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब भी कोई हमने एक फोमो बाइंग के चलते जो अनप्रेसिडेंटेड रैली देखी थी वो कंटिन्यू होना वहां पे लाजमी नहीं है। लेकिन लंबी अवधि का ट्रेंड पॉजिटिव है। पास्ट परफॉर्मेंस को बेसिस ना मान के लंबी अवधि के निवेश के नजरिए से निवेश करें। सोना और चांदी दोनों के जो फंडामेंटल्स है वो काफी मजबूत है और लंबी अवधि में निवेश के लिहाज से बेहतर जो है कमोडिटी नजर आती है और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से भी इनको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ओके सर, साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गोल्ड सिल्वर रेशियो पे अभी आपका क्या नज़रिया बन रहा है और आगे के लिए ये क्या इंडिकेट करते हुए दिख रहे हैं? देखिए गोल्ड सिल्वर रेशियो हमने देखा कि यहाँ पे बॉटम आउट होकर के फिर अब ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जो रेशियो है वो गोल्ड के फेवर में ज्यादा काम कर रहा है सिल्वर के जी। मुकाबले। एक समय हमने देखा था कि वहां पे चांदी में अप्रत्याशित बढ़त आई थी तो गोल्ड सिल्वर रेशियो 50 के स्तर के भी नीचे चला गया था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली वो फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारा मानना है कि यहाँ पे 58 जो एक रेजिस्टेंस रहेगा गोल्ड सिल्वर रेशियो के लिए, और अगर वो लेवल ब्रेक होंगे तो फिर हम एक बार वहां पे रेशियो को 60 से 70 के जोन में आते हुए देखेंगे। तो उसका मतलब ये है कि जो सोने में जो मजबूती है वो चांदी के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलेगी। चांदी कुछ समय के लिए वहां पे कंसोलिडेशन दिखा सकती है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखते हुए गोल्ड के फंडामेंटल यहाँ पे काफी ज्यादा मजबूत लगते हैं सिल्वर के मुकाबले, और शॉर्ट टर्म में जो स्ट्रेंथ है वो सोने में ज्यादा रहेगी चांदी के मुकाबले। रेशियो अभी ऊपर की तरफ यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है और हमारा मानना है कि फिर से एक बार 66 से 70 के जोन में आ सकता है। चलिए ठीक है। सर कुछ समय पहले हमने देखा कि एक खबर आई थी कि अब जो है वो सिल्वर के थ्रू भी लोन मिल सकता है। अब ऐसे आने वाले ये जो न्यूज़ है वो इम्प्लीमेंट होगी 1st ऑफ अप्रैल से। तो क्या इस खबर का भी असर जो है हम आगे देखेंगे प्राइसेस पर? देखिए यहाँ पे गोल्ड के ऊपर हम देख रहे हैं कि जो गोल्ड लोन वहाँ पे लगातार काफी सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो देते हैं एज पर द आरबीआई रूल्स रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस।
तो सिमिलरली यहाँ पे अब सिल्वर को भी जो है उसके रूप में शामिल किया गया है, जिसमें जो है एज ए कोलेटरल रख के उसके ऊपर लोन जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स देंगे। तो निश्चित जी। रूप से इस कदम से वहाँ पे मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, और कहीं ना कहीं ये मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव जो है हम कह सकते हैं कि कदम रहेगा आने वाले समय में। तो सोने के बाद चांदी को भी यहाँ पे एज ए कोलेटरल लोन के लिए शामिल करना, ये आरबीआई का एक वेलकम मूव हम कह सकते हैं, और ये मार्केट की स्टेबिलिटी और इस लिक्विडिटी के लिए एक बेहतरीन जो है हम कह सकते हैं कि कदम आने वाले समय में साबित होगा। ओके, और सर साथ ही साथ जिस तरीके से सोना और चांदी का ट्रेंड हम साल दर साल बदलते हुए देख रहे हैं, ऐसे में हम पोर्टफोलियो के एलोकेशन की भी बात करेंगे कि ऐसे में क्या आगे आने वाले समय में, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी स्टेबल है, सिनेरियो में अगर चेंजेस होते हैं तो क्या वहाँ पर जो प्लेसमेंट है सोने चांदी का वो चेंज होता हुआ नजर आएगा, और एक आइडियल एलोकेशन क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए, अभी तक हम यहाँ पे वर्ष 2020 के पहले, कोविड के पहले हम 10% तक वहाँ पे अलोकेशन रखने की बात करते थे पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर के रूप में। लेकिन जी। जब 2020 में जो हमने दुनिया में महामारी देखी, उसके बाद अनसर्टेनिटी बढ़ती हुई नजर आई, और 2021 में जब हमने रशिया यूक्रेन की जो वॉर को शुरू होते हुए देखा, उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज ने जो रशिया के वहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे उसको सीज किया, तो वहां से पूरा जो है डायरेक्शन वहां पे प्रीशियस मेटल को लेकर के चेंज होता हुआ नजर आया। उस घटनाक्रम के बाद हमने वहां पे पोर्टफोलियो एलोकेशन के रूप में प्रीशियस मेटल को 15 से बढ़ाकर 10% से बढ़ाकर 15 से 20% तक करने की बात कही। तो अब यहाँ पे जो एलोकेशन है पोर्टफोलियो में प्रीशियस मेटल का, वो 15 से 20% का होना चाहिए। उसमें गोल्ड का जो रेशियो है वो 60% हो सकता है, सिल्वर का 40% हो सकता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे एलोकेशन जो है पोर्टफोलियो में प्रीशियस मेटल का रखना चाहिए, लुकिंग टू द ग्लोबल अनसर्टेनिटी, लुकिंग टू द डी डॉलराइजेशन, लुकिंग टू द करेंसी डीबेसमेंट, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पे एलोकेशन रखना चाहिए। और उसका एक फायदा यह भी होगा कि आपका जो 80% जो निवेश जो रिस्कियर असेट में है, वेदर इट इज अ रियल एस्टेट और इक्विटी और म्यूचुअल फंड और बॉन्ड, तो अगर वहां पे आपका 20% अच्छा नहीं करता है तो 80% अच्छा करेगा, तो आपको वहां पे रिटर्न जो है बेहतर मिलेंगे। और अगर 80% अच्छा नहीं करता है और 20% बहुत अच्छा करता है, तो भी जो आपका पोर्टफोलियो है वो कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव जोन में नहीं रहेगा। और ये हमने पिछले 1-1.5 वर्षों में देखा भी है, जब गोल्ड सिल्वर ने अप्रत्याशित रिटर्न बना करके दिया है। तो निश्चित रूप से वहां पे एलोकेशन जो है प्रीशियस मेटल में 15 से 20% तक का पोर्टफोलियो में होना चाहिए। चलिए ठीक है। अब इसी के साथ में जो है हम यहाँ पर पोल को भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट यहाँ से निकला है। सवाल था गोल्ड सिल्वर रैली आपके इस दौरान क्या स्ट्रैटेजी है? 4 ऑप्शन थे आपके पास। रैली में बाय करेंगे, करेक्शन का इंतजार करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेड करेंगे, फिर लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे। सर यहाँ पर अगर हम देखें तो करेक्शन का इंतजार 41% लोगों की वोटिंग यहाँ पर देखने को मिली है। इसके बाद हम देखें तो रैली में बाय करने के लिए 33% वोट है, लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए 22% और शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए 4% वोटिंग की गई है। सबसे ज्यादा लोगों का रुख जो है सब वो करेक्शन की तरफ है। आपका नजरिया क्या है इस पर? देखिए, करेक्शन हमने मार्केट में आते हुए देखी भी थी, और अभी यहाँ से कल हमने देखा कि जब ये न्यूज निकल कर आई कि यूएस और ईरान के बीच में तनाव बढ़ सकता है, उसके बाद सेंटीमेंट वहां पे चेंज भी होते हुए नजर आए, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी सोना और चांदी दोनों ने दिखाई है। अभी यहाँ पे चाइनीज मार्केट इस सप्ताह बंद है लूनार न्यू ईयर हॉलीडेज के चलते, इसलिए ग्लोबल मार्केट में हम देख रहे हैं कि लिक्विडिटी अभी कम है। चाइनीज मार्केट रीओपन होने के बाद अगर वहां पे फिर एक करेक्शन मार्केट दिखाता है, तो निश्चित रूप से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। और डिप्स में बाय करना सोने और चांदी में यहाँ पे एक प्रेफर्ड हम कह सकते हैं कि जो निवेश का जो है निर्णय रहेगा। लंबी अवधि का ट्रेंड, जैसा कि हमने शो में डिस्कशन के दरमियान भी चर्चा की, लंबी अवधि का जो ट्रेंड है दोनों प्रेशियस मेटल का पॉजिटिव है, और जो फंडामेंटल से वहां पे कोई बड़ा बदलाव अभी तक हुआ नहीं है, तो डिप्स में वहां पे निवेश करना चाहिए। और जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो लमसम के बजाय एसआईपी के रूप में निवेश करें, ताकि उनको वहां पे बेहतर रिटर्न बन सके। चलिए, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सर आपकी तरफ से कुछ डिस्क्लेमर रहेगा? सोने और चांदी के ऊपर हमने जो विस्तृत चर्चा की, उसके फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन के चलते इसमें हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। ईटीएफ में जरूर मेरा वहां पे सोने और चांदी में निवेश रहता है,
कोई भी ट्रेडर, निवेशक या हेजर यहाँ पे सोने और चांदी में कोई भी निवेश या ट्रेड की रणनीति बना रहे हैं, तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाएँ। हमारे दिए गए लेवल के अनुसार बना रहे हैं, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाकर ही काम करें। थैंक यू सो मच मनोज सर, हमारे सभी दर्शकों को एडवाइस करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। यहाँ पर जितने भी दर्शक हम